हे गाइस, वेलकम टू एस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका न्यू क्लास। कल तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा टॉपिक तापमान एवं ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण तक कंप्लीट हो चुका था। आज हमें उसके आगे से डिस्कस करना है, ठीक है? तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, सो दैट कि आपका क्लियर हो जाएगा पूरा पॉइंट। और ऐसे अगर आप बीच में से समझेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जल की लवणता। अब इस लाइन से आप क्या समझते हैं? महासागरीय जल की लवणता यानी महासागर जल में जो लवण है यानी कि नमक है, उसके बारे में हम समझेंगे कि वो नमक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं इत्यादि। तो ये जो लवण शब्द है ये नमक को परिभाषित करता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी शो, किसी फिल्म, किसी टीवी या सामान्य घरों में ही किसी को ये कहते हुए सुना है कि लवण डाल दो सब्जी में? सुना है क्या? नहीं ना? क्यों नहीं सुना है, बताइए तो ज़रा। तो इसलिए नहीं सुना है क्योंकि जो लवण है ना वो एक स्पेसिफिक शब्द है। प्रमुखतः वो केवल जल में उपस्थित लवणता को ही प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। ओके, सो ये हर चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ना ही भोजन के लिए, ना ही एक सामान्यतः नमक को दर्शाने के लिए। जब नमक किसी महासागर के जल में घुलनशील है तो ही आप कहेंगे कि इसकी लवणता इतनी है। और लवणता जो है उसकी एक रेट होती है 24.7। ये एक सीमा है जो निर्धारित की गई है किसी भी जल में। मान लीजिए आपने 100 ग्राम्स वाटर लिया, ठीक है, तो उसमें 24.7% तक यदि नमक है तो आप उसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं और उसे यूज़ में लाया जा सकता है, वो पानी पीने योग्य है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नमक होता है तो वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता, वो पीने के योग्य नहीं है और वो हमारे लिए हानिकारक है। हम उसे नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा है। तो उसकी जो लवणता रेट है, लवणता की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो हम जानेंगे कि लवणता को कारक कौन से प्रभावित करते हैं। अब चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, रुकिए मैं ड्रॉ करती हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए है, ठीक है, ये एक टब है। इसमें हमने डाला थोड़ा सा सॉल्ट। मान लीजिए हमने इसमें 1 कटोरी भर के नमक डाल दिया, ठीक है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिया, ओके। अब हमने इसे घोल दिया अच्छे से, ठीक। तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसमें जो लवणता है वो ज़्यादा हो जाएगी, नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अभी आपके घर मेहमान आ गए और ये पानी उन्हें पीना है, तो आप क्या करेंगे बताइए? तो आप इसमें एक्स्ट्रा और पानी ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? ताकि जो लवणता है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले से ही पानी था और लवणता इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड करेंगे। तो जो कारक है ना वो भी इसी तरीके से 2 तरीके से प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? एक्स्ट्रा पानी ऐड करना। अब बताइए कि नेचर यानी कि प्रकृति में हम एक्स्ट्रा पानी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी महासागर में? वर्षण के द्वारा, यानी कि वर्षा के द्वारा। तो ये वर्षा पे निर्भर करता है, ठीक है। यदि हम वर्षा करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें, तो क्या होगा? ये जो लवणता है वो कम हो जाएगी। और यदि हमें लवणता को अधिक करना है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि हाँ बहुत सारा पानी है और हमें इसमें लवणता को बताना है कि हाँ लवणता है इसमें, तो हम क्या करेंगे? हमने नमक इतना डाला है और हमारे पास नमक ख़त्म हो गया, तो हम इसे धूप में रख देंगे या फिर थोड़ी देर के लिए गर्म कर देंगे। तो क्या होगा कि जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा और नमक थोड़ा सा बचा रहेगा जिसे हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, सो दैट कि वो पूरी तरीके से घुल जाएगा और नमक हमें पता चलने लगेगा। तो वाष्पीकरण एवं वर्षण इन्हीं 2 कारकों पे निर्भर करती है लवणता। तो आपको समझ आ गया ना किस तरीके से? तो आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से प्रभावित होती है। मान लीजिए कोई बर्फीला क्षेत्र है, ओके, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ पे सागरों का जल आके मिल रहा है, तो वो खारा जल है। अब वो जल आएगा तो नमक जो है वो पिघलेगी ना, तो जब वो पिघलेगी तो जो लवणता है वो
क्या होगी, उस कारक को प्रभावित करेगी। वो थोड़ा नमकीन जल था, बहुत ज़्यादा था, उसमें अगर बर्फ़ पिघल के मिल रही है तो उसकी जो लवणता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। हाँ, यदि हवा से जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो मान लीजिए जहाँ पे लवणता कम है वहाँ पे जाके जल मिक्स हो गई तो लवणता और कम हो गई। अगर बहुत ज़्यादा है वहाँ जाके जल मिलता है तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी प्रभावित कर रहा है ना उसके कारक को। आगे चलते हैं, उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये देखिए परसेंटेज के आधार पे दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं सो दैट कि आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो कौन कौन से हैं, पहला तो है मृत सागर में, डेड सी में, तो 238%। ओके, टर्की की वॉन झील जो है इसमें 330% तक नमक हो चुका है। मतलब जल में 330% तक नमक है, तो सोचिए कितना ज़्यादा खारा होगा। थर्ड है ग्रेट सॉल्ट झील, जिसमें 220% तक नमक की जो परसेंटेज है वो है। लवणता का क्षैतिज वितरण, अब हम इसका क्षैतिज वितरण देखेंगे। सामान्यतः खुले महासागर में लवणता 33 से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वार के नद के मौसमों में लवणता 0 से 35 के बीच में पाई जाती है। जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है ना, वहाँ पे लवणता काफ़ी अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारा पानी है, ठीक है, और नमक भी उतना ही है, लेकिन वाष्पीकरण बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा लेकिन नमक तो भाप बन के नहीं उड़ेगा ना, तो वो कम जल में ही ढेर सारा नमक होता जाएगा। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के बीच है। उच्चतम लवणता 15 से 20 अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री एन एवं 30 डिग्री एन तथा 20 डिग्री डब्ल्यू से 60 डिग्री डब्ल्यू के बीच पाई जाती है। एन और डब्ल्यू मीन्स नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम एवं उत्तर को ये दर्शा रहा है। उच्च अक्षांश होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी गंगा नदी में जल के मिलने से जो लवणता है वो कम पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी का जल जो है गंगा में मिलता है, जिस कारण जो लवणता की प्रकृति है वो काफ़ी कम होती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण बहुत अधिक है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण यदि हम देखेंगे तो गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पे निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल में मिल जाने से घटती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच में लवणता में अंतर स्पष्ट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, कल हम आगे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।